हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए मानव रोग से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स भी आ चुके हैं। यहाँ पर ये नोट्स आपको नए सिलेबस पर आधारित देखने को मिलेंगे। नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और साथ ही अगर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल आपको प्रैक्टिस सेट 10 देखने को मिलेंगे और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया गया है, देख लीजिए 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। आपके लिए ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की ये जो क्लास है ये मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। आप में से बहुत से लोग होंगे जो नए जुड़े होंगे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का फ़ोल्डर आप चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे, एचईओ के नाम से मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जब आप एचईओ के फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो अभी तक जितनी भी एचईओ की क्लासेस हुई हैं उन सभी की क्लासेस की जो वीडियोज़ हैं वो आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगी। अभी जो क्लासेस चल रही है ये सोशल साइंस से यानी कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड चल रही हैं, जिसमें कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी 8 विषयों को आपको पढ़ना है और उन्हीं से रिलेटेड सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पर उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। अभी मानव रोग से संबंधित ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 और क्लास हो चुकी हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प देखिए, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकता है। विकल्प बी कह रहा है एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते। ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा सही नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध कार्य करते हैं, विरुद्ध प्रभावी होते, ये सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते, ये बिल्कुल यहाँ पर कहा गया है, सही कहा गया है। ठीक है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती है यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो जुकाम और जो फ्लू है ये वायरस जनित हो जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स होती है वो जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध कार्य करती है। और यहाँ पर जो पहला विकल्प कह रहा है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, सही नहीं है बताना था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, खसरा यहाँ पर दिया गया है। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है ये यहाँ पर बताना है। विषाणु जनित नहीं है, कौन सा होगा? चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, खसरा यहाँ पर दिया गया है। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर तपेदिक यानी कि आपका टीबी हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, ये आपका क्या है? जीवाणु जनित रोग है। बाकी के सारे विषाणु जनित रोग में आएंगे, चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा हो जाएगा। ठीक है, इसके इसके अलावा और कौन कौन से आ जाएंगे आपके विषाणु जनित रोग में? पोलियो भी आ जाएगा। ठीक है, पोलियो आ जाएगा आपका। ठीक है, इसे आप याद रखें। एड्स याद रखें, एड्स भी आ जाएगा। रेबीज आ जाएगा इसमें। ठीक है, रेबीज आ जाएगा। डेंगू आ जाएगा इसमें। ठीक है, डेंगू आ जाएगा। खसरा यहाँ पर दिया ही गया है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक भी दिया गया, ये सभी आ जाएंगे आपके विषाणु जनित रोग में। ठीक है, विषाणु जनित रोग ये यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नामक रोग होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक यहाँ पर दिया गया है। काला आजार किसके कारक हो, मतलब कि काला जो आजार रोग है वो इनमें से किसके कारण होता है? यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ में आपका काला आजार आ जाएगा। ठीक है, काला आजार आ जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सा आएगा? मलेरिया यहीं इसी में आ जाएगा। ठीक है, मलेरिया इसमें आपका आ जाएगा। इसके अलावा पायरिया भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, पायरिया आ जाएगा। सोने की जो बीमारी होती है, ठीक है, सोने की बीमारी जो होती है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। और साथ में पेचिश भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, पेचिश भी इसमें आ जाएगा। ये सभी प्रोटोजोआ के वजह से होते हैं, इसका कारण प्रोटोजोआ है। वहीं पर अगर हम बैक्टीरिया जनित यानी कि जीवाणु जनित रोगों की बात की जाए तो इसमें आपका क्या आएगा? टिटनेस आएगा। ठीक है, टिटनेस आ जाएगा आपका, टिटनेस आ जाएगा जीवाणु जनित में। ठीक है, हैजा आ जाएगा इसमें, टाइफाइड आ जाएगा इसमें आपका, टाइफाइड आ जाएगा। फिर इसके अलावा डिप्थीरिया इसमें आ जाएगा, डिप्थीरिया आ जाएगा। काली खांसी भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, काली खांसी आपका इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा बैक्टीरिया में आपका क्या आएगा? टीबी वाला आ जाएगा, टीबी का रोग आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें विषाणु जनित की, है ना, तो विषाणु जनित में क्या क्या आएगा? एड्स आ जाएगा। ठीक है, एड्स आ जाएगा, डेंगू आ जाएगा आपका, पोलियो आ जाएगा। ठीक है, पोलियो, खसरा भी आपका आ जाएगा, हर्पीस भी आ जाएगा, जिसे हम दाद कहते हैं एक तरह का। ठीक है, फंगस की बात करें, कवक। ठीक है, तो कवक में आपका गंजापन, ठीक है, जो गंजापन होता है वो इसका कारक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका खाज आ जाएगा। ठीक है, खाज आ जाएगा आपका इसमें। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दांत, इसमें दांत नहीं आएगा। ठीक है, दांत इसमें फंगस में आएगा। ठीक है, ठीक है, गंजापन है, खाज यहाँ पर क्या बोला मैंने? गंजापन है। ठीक है, खाज खुजली वाला जो है। ठीक है, और फिर उसके बाद दाद आ जाएगा, एथलीट फुट। ठीक है, एथलीट फुट आ जाएगा इसमें। ये सभी कवक यानी फंगस के वजह से होते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए, याद कर लीजिए किसके वजह से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, मतलब इसका कारक क्या है। आगे देखते हैं प्रश्न। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारक क्या है? देखिए, विकल्प ए क्या कह रहा है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। विकल्प बी में है गुणक विखंडन, सी में है अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, डी में है रेखीय युग्मक विखंडन। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण पूछा जा रहा है, क्या है? यहाँ पर सही आंसर होगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। अधोमुखी युग्मक विखंडन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखिए, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? हैजा, डेंगू, मलेरिया, आत्र ज्वर यहाँ पर दिया गया है, आंतों का ज्वर। ठीक है, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन बी, डेंगू। ठीक है, एडीज मच्छर, जिसे आप एडीज इजिप्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये एक तरह की मच्छर की प्रजाति होती है। ठीक है, अब इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा डेंगू। ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जीका बुखार, जीका बुखार आपका इसी में आ जाएगा। ये एडीज इजिप्टी जो मच्छर है उसके वजह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा डेंगू होगा, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस, कैंसर, प्लेग, एड्स यहाँ पर दिया गया है। एचआईवी का इलाज नहीं होने पर क्या होगा? क्या होगा?
यहाँ पर क्या हो सकता है, एचआईवी का अगर इलाज ना किया जाए तो क्या हो सकता है, यहाँ पर सही होगा एड्स। ठीक है, एड्स हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार यानी हे फीवर होता है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, विशिष्ट कणमय पदार्थ, परागकण यहाँ पर दिए गए हैं, परागकण यहाँ पर दिए गए हैं। बताएं, प्रदूषित हवा में इनमें से किसकी उपस्थिति के वजह से हे बुखार यानी कि हे फीवर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जो आपका हे फीवर है, ठीक है, या जिसे आप हे बुखार देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, तो आप याद रखें, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है हे फीवर को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसे कहा जाता है। ठीक है, सर्दी जुकाम जैसे इसमें मामूली से लक्षण देखने को मिलते हैं, आंखों में खुजली भी देखने को मिलेगी, साइनस वाले जो है लक्षण वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर परागकण होगा, पॉलन जिसे हम बोलते हैं। डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न है, बड़ी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था। दी रदरफोर्ड, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जेम्स चैडविक यहाँ पर दिए गए हैं। बड़ी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था इनमें से। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक की बात की जाए तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बड़ी माता के टीके का जो आविष्कार किया है वो एडवर्ड जेनर ने किया है। लुई पास्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इन्होंने रेबीज का जो टीका है उसकी खोज की थी। और रदरफोर्ड की बात की जाए तो परमाणु विखंडन से ये संबंधित है। ठीक है, आपका यहाँ पर सही आंसर एडवर्ड जेनर होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है। एस्केरिसिस है, एस्केरिस है, यहाँ पर लेशमैनिया है, यकृत प्रणाब है, फीताकृमि यहाँ पर दिया गया है। एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लैशमैनिया हो जाएगा, लैशमैनिया। ठीक है, लैशमैनिया जीन्स के प्रोटोजोआ परजीवी के वजह से आपका ये जो काला आजार रोग है ये होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैशमैनिया, ऑप्शन बी यहाँ पर, ये यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दांत किस प्रकार की बीमारी है। जीवाणुजनित है, कविकीय है, प्रियन है, या फिर विषाणुजनित ये रोग है। दांत, दांत किस तरह की बीमारी है, ये किस में आएगा, ये आपका फंगस में आएगा। ठीक है, फंगस में आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। आपको बताया गया था जो आपका ये है फंगस जनित या जो कवक जनित है, इसमें दाद आपका आएगा, गंजापन आएगा इसमें। ठीक है, दमा आ जाएगा इसमें, एथलेट फुट भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही, फंगस कवक। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है। टाइफाइड, निमोनिया, उक्त रक्तचाप, इन्फ्लुएंजा यहाँ पर दिया गया है। गैर संक्रमण, संक्रमण नहीं पूछा जा रहा है, गैर संक्रमण पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए संक्रमण जो रोग होते हैं वो वायु, भोजन, जल या फिर अन्य किसी संपर्क की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। यहाँ पर गैर संक्रामक यानी कि इस छूने से, हवा में दूषित जो आपका भोजन है, जल है, या फिर किसी अन्य संपर्क की वजह से जो नहीं फैलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, गैर संक्रमण रोग कहते हैं। और यहाँ पर इनमें से कौन सा उदाहरण आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बदलती जीवन शैली की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, मोटापा है, डायबिटीज है आपका आ जाएगा, ये सभी इसमें आ जाएंगे। कैंसर आ जाएगा, टीबी आ जाएगी, टीबी नहीं सॉरी, कैंसर आ जाएगा। ये आपके इसमें गैर संक्रमण रोग के उदाहरण हैं। ठीक है।
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? मधुमेह, रेबीज, हैजा, टिटनेस यहाँ पर दिया गया है। कौन से, ठीक है, किस रोग से पीड़ित जो रोगी हैं वे नेत्रदान कर सकते हैं? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं दंत क्षय का क्या अर्थ है? दांतों का सफेद होना, दांतों की सूजन, दांतों का सड़ना या फिर दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। दंत क्षय, दंत क्षय का क्या अर्थ है? किसे कहा जाएगा? यहाँ पर दांतों, दांतों का सड़ना होगा। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक, डिप्थीरिया है जीवाणु, बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डिप्थीरिया हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? यहाँ पर देखिए रोग दिए गए हैं। काली खांसी है, टिटनेस, खसरा है, विकल्प ए में दिया गया है। विकल्प बी में है काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया दिया गया है। ट्रिपल वैक्सीन के नाम से उसे जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट होगा। काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं। ये बैक्टीरिया जनित आपकी ये बीमारियां हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है, यानी गैर संक्रामक रोग? खसरा, जलांतक, रोहिणी, मधुमेह यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका मधुमेह हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा समानता चूहा पिसू से संक्रमित होता है? रोहिणी, कॉलरा, मलेरिया, प्लेग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो प्लेग होगा। ठीक है, प्लेग होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्लेग को ब्लैक, ठीक है, प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और किस वजह से होता है ये रोग? तो अगर हम जीवाणु, ये जीवाणु जनित है प्लेग, तो किस जीवाणु के द्वारा होता है? यर्सनिया, ठीक है, यर्सनिया पेस्टिस जीवाणु है ये, जिसके कारण प्लेग होता है। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए इबोला क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। विकल्प बी एक सुनामी का नाम। ऑप्शन सी अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान। ऑप्शन डी अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटित ज्वालामुखी। इबोला क्या है? किसे कहा जाएगा इबोला? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर आपका एक पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार ये पाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इबोला क्या है, एक वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। ये सबसे पहले कब पाया गया है, 2014 में पाया गया है पश्चिमी अफ्रीका में। आगे देखते हैं, एंजियोप्लास्टी एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है, कैंसर, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह यहाँ पर दिया गया है। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है, यहाँ पर हृदय रोग होगा। ठीक है, हृदय रोग होगा, बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई, कैंसर, हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हैजा हो जाएगा। ठीक है, हैजा हो जाएगा। अच्छा, हैजा क्या है, जीवाणु जनित रोग है। हैजा कैसा है, जीवाणु जनित रोग है। किस जीवाणु की वजह, बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका नाम क्या है, विब्रियो। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी नाम है, याद रखेंगे, विब्रियो कॉलेरी नाम है, इस वजह से होता है। प्रदूषित स्थान पर मक्खियां पाई जाती हैं, वो अगर किसी खाने की जगह पर, खाने वाली इस वस्तु पर बैठ जाती है, चीज़ों पर बैठ जाती है और उसे फिर कोई खा ले, तो ये हैजा वाली जो बीमारी होती है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, शरीर में अगर ये हो जाता है तो जो वाटर है, पानी है, उसका लेवल जो होता है, पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, जिस वजह से रक्त का संचार जो होता है शरीर में वो बाधित होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है, इनमें से नर नर क्यूलेक्स है, नर एनाफिलिस है, मादा एनाफिलिस है या फिर मादा क्यूलेक्स है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी पूछा जा रहा है, क्या है, क्या होगा यहाँ पर आपका, अब यहाँ पर क्या होगा, मादा एनाफिलीज होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मलेरिया से संबंधित दवा, औषधि इस तरह से अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे, कुनैन है एक, ठीक है, कुनैन है, पैलोड्रीन है, पैलोड्रीन भी है, क्लोरोक्विन है और इसके अलावा पाइमाक्विन। ठीक है, पाइमाक्विन, ये सभी मलेरिया से संबंधित दवाएं हैं। कुनैन है, पैलोड्रिन है, क्लोरोक्विन है, प्राइमाक्विन है। ठीक है, चलिए आगे चलते देखते हैं, पीलिया किससे संबंधित रोग है, गुर्दे से, अग्नाशय से, यकृत से या फिर गृहिणी से। पीलिया, पीलिया किससे संबंधित रोग है, लीवर। ठीक है, आपका यकृत, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रक्त में यूरिक एसिड की अधिकता का लक्षण है, संधिशोथ, गठिया, आम वात या फिर आम वणिक हृदय। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है, तो यहाँ पर क्या होगा, गठिया। ठीक है, गठिया रोग से संबंधित है, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं, रोगाणु वाहक, वाहक, हौज या फिर उष्मायत्र। बताएं, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है, रोगाणु वाहक कहेंगे हम। ठीक है, रोगाणु वाहक कहेंगे। जो एक जो कि ये जो कीट होते हैं, इन ये एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी या एक मनुष्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, रोगों का वाहक भी इन्हें कहा जाता है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य जनित रोग नहीं है, अमीबियासिस है, हैजा है, इन्फ्लुएंजा है या फिर हेपेटाइटिस ए। खाद्य जनित रोग नहीं है, ये पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर आपका इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।